नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग करने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन योजना की। जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर और आज हम लोग करने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास में? बताइए। आवाज आ रही है मेरी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन योजना को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। कल आपका टेस्ट होने वाला है 30 अक्टूबर को। उसकी तैयारी आई होप आप लोगों ने कर ली होगी, तो उसी के लिए हम लोग आज की योजना जो है वो पढ़ने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है? मनीषा कुमारी, रोहिताश डूडी, पूजा शर्मा, लक्ष्मी मीणा, जॉनी सैनी, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। बिल्कुल, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। मेरी आवाज आ रही है? कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? बताइए, कोई भी समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 जो है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रावधान जो है इससे संबंधित उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो राजस्थान की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि आपके ईओ आरओ के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, उनको आज हम लोग करने वाले हैं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। शिल्पा दादा, बिल्कुल गुड इवनिंग। अच्छा शिल्पा दादा, आपका मैसेज आया था, बोला सर मैं इस नाम से आता हूं। ठीक है जी सर, आपकी वॉइस आ रही है, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर को। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि रोजगार किसे दिलाया जाएगा जो कि बेरोजगार होगा। और बेरोजगारी वो क्षेत्र देखकर नहीं पनपती है, वो गांवों में भी हो सकती है और शहरों में भी हो सकती है। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि उनकी प्रकृति जो है वो अलग अलग हो सकती है। गांव में छिपी हुई जो बेरोजगारी है, जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, वो अधिक होती है। जिस खेत में केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है, वहां पर 7 या 8 लोग जो है वो परिवार के सदस्य काम करते हैं। लेकिन गांव के उद्धार के लिए मनरेगा ऑलरेडी कार्य जो है वो कर रहा है। नरेगा फिर वो मनरेगा के अंदर कन्वर्ट हुआ, महात्मा गांधी उसमें शब्द जो है वो जोड़ा गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शहरों के अंदर जो गरीबी होती है उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। क्या वाकई में शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या गरीब होते हैं? देखिए बात गांव या शहर की नहीं है, बात है उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की, कि वो अपनी आर्थिक स्थिति में कैसे बेहतर सुधार कर सकता है। और वो सुधार करने के लिए उसको अवसर की जरूरत पड़ती है, उसके पास में रोजगार के जो है वो अवसर आने चाहिए, तब जाकर वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इस स्कीम को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आरएस बाबा बाय दीपक सर इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे तो अपने आप को वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 31 अक्टूबर तक ही केवल ये कोर्स जो है इसकी प्राइस 449 है। उसके बाद में इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, बाद में फिर 799 हो जाएगी। मैंने बीच में इस कोर्स की रेट जो है वो बढ़ा दी थी, लेकिन काफी सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि सर प्लीज एक बार आप लोग जो है आप जो है इसको डाउन कीजिए। तो 31 अक्टूबर तक ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद में वापस प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। जिन भी विद्यार्थियों को कोर्स लेना है तो 449 के अंदर यानी कि 450 रुपए में अभी आप लोग ईओआरओ का पार्ट बी का वीडियो कोर्स जो है वो ले सकते हैं। वैकेंसी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ए प्लस पार्ट बी दोनों के टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो ये 199 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, जो कि 31 अक्टूबर तक ये ऑफर जो है वैलिड है। इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसके शेड्यूल के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया, क्योंकि जब ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई 23 अक्टूबर को,
तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो कि टेस्ट नहीं दे पाए थे। कोई टेक्निकल इश्यू भी हम लोग मान सकते हैं कि इनकी टेस्ट सीरीज जो है वो ओपन नहीं हुई। इन तमाम कारणों के मद्देनजर, इनके ध्यान में रखते हुए जो 30 अक्टूबर को टेस्ट लगने वाला था इस टेस्ट सीरीज का, उसको जो है वो 6 नवंबर को शिफ्ट किया गया है। मतलब थोड़ा सा आपको गैप उसमें दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी दीपावली पर घर गए हुए थे, टॉपिक्स को तैयार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। इसलिए जो 30 अक्टूबर का टेस्ट है उसको 6 नवंबर को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने 23 अक्टूबर का टेस्ट भी अभी तक नहीं दिया है। इसीलिए काफी सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि सर हम लोग 30 अक्टूबर के टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आप प्लीज 23 अक्टूबर वाले टेस्ट को ही जो है वो कंटिन्यू रखिए। हम लोग अगले टॉपिक को 6 नवंबर को देना चाहते हैं। तो उनके ही रिकमेंडेशन पे, मतलब आप लोगों के ही रिकमेंडेशन पे मैंने एक स्लॉट जो है उसको आगे खिसका दिया है। इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, बस भले यही है कि जो टॉपिक आपके 6 नवंबर को लगने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा समय जो है वो और मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 199 के अंदर आप लोग ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर जो है वैलिड है। कल कौन सी टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगने वाला है? कल टेस्ट लगने वाला है ईओआरओ के लिए केवल पार्ट बी का। पार्ट बी जो है इसका टेस्ट कल लगने वाला है, और उसी के लिए आज योजना जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूजा शर्मा ये कह रही हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कई सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जैसे पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, उसको आप 199 के अंदर 31 अक्टूबर से पहले पहले ले सकते हैं, नहीं बाद में फिर 399 400 रुपए की वो हो जाएगी। तो आप जो है 199 के अंदर अभी ले सकते हैं 31 अक्टूबर तक। कल आपका जो टेस्ट लगने वाला है वो केवल पार्ट बी का लगने वाला है, जिसमें योजना जो है आज की वो भी कवर उसके अंदर की जाएगी। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है, आप अपने अकॉर्डिंग वहां से टेस्ट सीरीज को चूज कर सकते हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 9887142326। इस नंबर पर आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है। और अगर आप लोग एक जो ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जो कि केवल आरएस के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि आरएस बाबा से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, ताकि उनके कोई क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको अलग से सॉल्व किया जा सके। अगर आप लोग भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे जो है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको नोट्स वगैरह सेंड किए जाते हैं, लेक्चर्स के नोटिफिकेशन, तो दीपक सर ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की योजना की तरफ। योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन योजना की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, भरत मीणा अच्छा बन चुके हैं हमारे साथ में, गुड इवनिंग। जॉनी सैनी, अच्छा बताइए आवाज क्लियर आ रही है ना? पहले से क्लियर है या पहले जैसी ही है या फिर थोड़ी सी डाउन हो गई है? तीनों कंडीशन मुझे बता दीजिए कि सर आवाज के अंदर जो वॉइस क्लैरिटी है उस क्लैरिटी के अंदर क्या फर्क पड़ा है, मुझे बता दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इस योजना का परिचय जो है वो आप लोग को जो है मैं बताता हूं। देखिए पूरे विश्व में अगर हम लोग देखें तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी देने वाली एक योजना बनी। इसी की तर्ज पर रशिया ने भी एक योजना जो है अपने देश में लागू की। कनाडा जैसे देशों ने, विकसित देशों ने भी मनरेगा से सीख लेते हुए अपने ही देश में ऐसी कई रोजगार की योजनाएं जो है वो लॉन्च की थी। तो भारत से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखिए, यानी कि सीख के देखिए तो सही, बहुत कुछ है भारत के अंदर। तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो कि 2006 के अंदर सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया नरेगा के रूप में। फिर 2010 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी इसके अंदर जोड़ा गया। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है गारंटी। गारंटी मींस कि आपको जो है इस चीज की गारंटी दी जाती है कि आपको रोजगार दिया ही दिया जाएगा। जहां पर आप रहते हैं उस निवास के आसपास जो है वो आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लेकिन ये रोजगार कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगा, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले जैसे ही है, वेरी गुड, ठीक है, फिर तो ठीक है, एकदम सही है। मुकेश गुप्ता, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक पूरी योजना का पूरा एक समरी जो है वो ले लेते हैं कि परिचय क्या है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो भी शहरों के अंदर रहते हैं उन रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष, एक वर्ष में, ध्यान रखना, एक वर्ष में
100 दिन का रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा। अगर कोई काम सामान्य प्रकृति का है तो उसके श्रम कार्य के लिए सामग्री की लागत और भुगतान का अनुपात, देखिए ये जो है 25 रुपए और यह है 75 रुपए। मान लीजिए किसी काम में 100 रुपए जो है वो आपकी लागत लगती है, तो इसमें से 25 रुपए सामग्री की लागत और भुगतान। देखिए दो चीज आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि कार्य की प्रकृति जो है वो कैसी है। ठीक है, यहां पर देखिए कार्य की प्रकृति, नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर कैसा है। एक तो सामान्य काम होगा, सामान्य कार्य है, और एक होता है विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य, सामान्य कार्य को करने के लिए आप में कोई भी जबरदस्त स्किल्स की जरूरत नहीं है। आप एक सामान्य अनुभव के आधार पर उस रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां पर स्किल्ड लेबर की जरूरत है, उनको हम लोग कहेंगे कि वो विशिष्ट कार्य है, क्योंकि विशेष ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए और कुछ विशेष योजनाओं से जुड़े हुए भी काम होते हैं। तो यहां पर अनस्किल्ड हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कहते हैं सेमी स्किल्ड। दोनों टाइप्स के जो वर्कर हैं, लेबर हैं, वो इसमें काम में आ सकते हैं। जब भी कोई सामान्य कार्य रहेगा तो उसमें दो प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सामग्री के ऊपर प्लस आपका जो वेतन है उसके ऊपर। सामग्री में है आपके पास में फावड़ा चाहिए, ठीक है, कुछ परात वगैरह कुछ भी चाहिए उस रोजगार के अंदर जो भी काम में आ रहा है, कोई मशीनरी काम में आ रही है, कोई भी इक्विपमेंट काम में आ रहा है, तो उस पर 25% जो है वो खर्च किया जाएगा, जबकि उसको वेतन दिया जाएगा 75%। ये कौन से में है? सामान्य कार्य है जिसमें किसी भी विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वहां पर इक्विपमेंट पर पैसा कम खर्च किया जाएगा, जबकि वेतन दिया जाएगा उसको 75%। मान लीजिए 100 रुपए आपको दिए जाने हैं, तो 100 रुपए में से 25% जो है, यानी कि 25 रुपए वो खर्च किए जाएंगे किसके ऊपर? सामग्री के ऊपर, और 75 रुपए आपके हाथ में थमा दिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई विशिष्ट कार्य है तो इसके लिए ये जो अनुपात है किसका? सामग्री का और इसके साथ में वेतन का, सामग्री का और वेतन का जो अनुपात है ये उलट हो जाएगा। यहां पर 75% प्लस कितना हो जाएगा? 25%। अगर हम लोग अनुपात में भी देखें तो हम लोग कहेंगे 75 अनुपात 25, या फिर यहां पर लिख सकते हैं 25 अनुपात 75। आप लोग बहुत समझदार विद्यार्थी हैं तो इस चीज को समझ रहे होंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग कविता चौधरी, पूजा शर्मा, मुकेश गुप्ता, शाहिद खान। सर मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है। देखिए टेस्ट सीरीज जो है कल पार्ट बी का 30 अक्टूबर को टेस्ट लगने वाला है, उसके लिए योजना हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐप पे जाइए, RS बाबा दीपक सर ऐप पे जाइए, आप लोग वहां पर देखिए कि आपके मन मुताबिक कौन सी टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है ना। तो मेरे द्वारा कोई फोर्सफुली आपको नहीं कहा जा रहा है। आप अगर अपने आप के अंदर विकास चाहते हैं, थोड़ा ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ होनी चाहिए, EORO की एग्जाम की अगर आपने ठानी है कि एक सीट मुझे जो है चाहिए ही चाहिए, अगर आप में वाकई में संकल्प शक्ति है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इस वैकेंसी की। चलिए ये बात जो है वो आपने समझी कि कोई भी विशेष कार्य होगा तो वहां पर अनुपात जो है वो कितना होगा? 25 अनुपात 75 अनुपात 25 होगा। कोई सामान्य प्रकृति का कार्य है, वहां पर 25 अनुपात जो है 75 होगा। ये चीज जो है वो आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अच्छा चलिए, तो सामग्री की लागत प्लस भुगतान का अनुपात। अब देखिए इसके अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर संपत्ति के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? संपत्ति के निर्माण के लिए एक उच्च भौतिक घटक की आवश्यकता होती है, होगी। अतः विशेष कार्य के अंतर्गत यह अनुपात 75 अनुपात 25 होगा, क्योंकि जो भी कोई विशेष प्रकृति का कार्य होगा उसमें विशेष स्किल की जरूरत पड़ेगी, उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई भी इक्विपमेंट काम में आ रहा है उसको चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई मान लीजिए ऐसा इक्विपमेंट काम में आ रहा है जो कि कंप्यूटराइज्ड है, तो पैसा उस पर भी लगेगा। वो विशेष प्रकृति के कार्य हो गए जिसमें स्किल्ड की जरूरत पड़ती है, और स्किल को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको एज ए ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, पैसा खर्च होगा। इसीलिए यहां पर 75% जो पैसा है वो खर्च होता है उस सामग्री के ऊपर, उस इक्विपमेंट के ऊपर, उस टेक्निक के ऊपर। ये हमने थोड़ा सा परिचय जो है वो देखा है इसके अंदर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब कौन व्यक्ति जो है इसका पात्र होगा, हम लोग एक ओवरव्यू जो है इसका लेकर चल रहे हैं। सुबह 11 बजे टेस्ट होगा,
सिर्फ योजना का टेस्ट होगा नहीं। देखिए, आप ऐप के ऊपर जाइए, टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं, है ना, नगर पालिका निधि यानी कि नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, और उसके साथ में जो टॉपिक ऐड किया गया है वो है इंदिरा गांधी, ये जो रोजगार गारंटी योजना है। अच्छा, देखिए यहां पर पात्रता क्या है, शहरी निकाय होना चाहिए, शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु। यहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, हो सकता है कि यहां 60 की बजाय वो कर दे 50 वर्ष, 60 की बजाय वो कर दे 70 वर्ष, हो सकता है वो कर दे 55 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के लोग योजना के लिए पात्र हैं, और विशेष परिस्थितियों जैसे कि महामारी या फिर आपदा, कोई डिजास्टर होता है, इसमें जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी है, क्योंकि भारत में रहने वाला नागरिक भारतीय नागरिक है। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा भूमि पुत्र का, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। भूमि पुत्र का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है, क्या कहा मैंने शब्द, एक कहा है शब्द भूमि पुत्र। भूमि पुत्र एक शब्द, देखिए समझिए क्या है भूमि पुत्र। वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। आप मान लीजिए राजस्थान के रहने वाले हैं और आपको अपनी राजस्थान की धरा से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं भारतीय होने से पहले ही राजस्थानी हूं, तो ये आपके भूमि पुत्र होने के लक्षण हैं। आप अपने आप को राजस्थानी एक इंडियन से पहले मानते हैं, तो आप भूमि पुत्र के कंसेप्ट में हैं। उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते, तो आप भूमि पुत्र के कंसेप्ट के अंतर्गत समझे जाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो रोजगार गारंटी योजना है, उसमें अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, जैसे कोई महामारी, या हम लोग कहें कि कोविड आ गया, ठीक है, कोई भी आपदा जाती है, मान लीजिए भूकंप है, कोई बाढ़ आ जाती है, तो उसमें प्रवासी मजदूर यानी कि राजस्थान के अलावा जो भी दूसरे राज्य के मजदूर हैं उनको भी रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन केवल विशेष परिस्थिति में। लेकिन दिया तो जा सकता है, हो सकता है कि एमसीक्यू के अंदर ये एक स्टेटमेंट बन के आए कि प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो यस, इसका आंसर होगा बिल्कुल, एक विशेष परिस्थिति के तहत रोजगार उपलब्ध जो है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 18 से 60 साल आपने कमेंट भी कर दिया है, मनीषा कुमारी, भरत मीना, वेरी गुड। अब देखिए, इस योजना के कुछ घटक हैं, कुछ घटक जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं, देखिए क्या कहते हैं घटक ये। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण घटक, मतलब जो भी रोजगार के अंदर व्यक्ति लगाया जा रहा है, जो भी व्यक्ति, जिसको भी रोजगार जो है वो मिल रहा है, ये रोजगार लगने वाला व्यक्ति जो है, इसको कौन कौन से फील्ड में जो है वो काम करवा सकते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण के तौर पर वो काम कर सकता है, ठीक है। अभिसरण, अभी हम लोग समझेंगे कि अभिसरण क्या होता है। जल संरक्षण के लिए वो काम कर सकता है, कोई भी सर्विस सेक्टर है उसके लिए वो काम कर सकता है, संपत्ति के विरूपण के संबंधी कार्य वो कर सकता है, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रक्षा से संबंधित वो कार्य कर सकता है। तो इस योजना के, यानी कि जब किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को इनसे संबंधित कार्य जो है वो दिया जा सकता है। ये इसके घटक है। अब हम लोग बारी बारी से जो है वो इस चीज को समझ लेते हैं कि ये घटक बेसिकली क्या कहते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या कहता है। सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, वृक्षारोपण है, ठीक है, वृक्षारोपण है, पार्कों का रखरखाव है, फुटपाथ और डिवाइडर पर पौधों की सिंचाई है। वो देखते हैं आप लोग, जब भी किसी और ब्रिज से आप लोग गुजर रहे हैं या फिर किसी सिटी की रोड से आप लोग गुजर रहे हैं, तो बीच के अंदर जो डिवाइडर है वहां पर कई सारे पेड़ जो है, पौधे वो लगे रहते हैं, उनमें टैंकर से सिंचाई की जाती है। तो बेसिकली क्या है, उसमें जो लेबर काम में ली जा रही है उसमें मैक्सिमम इसी योजना के तहत वो काम में ली जाती है, ठीक है। फिर शहरी निकायों, ठीक है, फिर वन, बागवानी एवं कृषि विभागों के तहत नर्सरी तैयार करना, ये तमाम कार्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण के तहत उस व्यक्ति से करवाए जा सकते हैं जो कि इस योजना से अटैच हो चुका है, ठीक है। चलिए समझ में आ रही मेरी बात, बिल्कुल। रामदेव गुड इवनिंग सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। मुकेश कह रहे हैं कि सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा बताइए किस किस को स्क्रीन जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, और ये बताइए स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रही है, ये तो बहुत ताज्जुब की बात हो गई, है ना। अपने आप में एक चिंता का विषय है कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। तो समस्या जो है वो या तो आपके पक्ष से हो सकती है, फिर या फिर मेरे वाले पक्ष से हो सकती है।
संभावना आपके पक्ष की ज्यादा लग रही है। तालाबों, झीलों, बावड़ियों आदि की सफाई और सुधार के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत तथा सफाई व जल स्रोतों की बहाली का कार्य कोई भी जो है वो कर सकता है। तो ये जल संरक्षण से है। जैसे आप लोग कहते हैं कि कुएं, बावड़िया, वर्षा जल संरक्षण के लिए आप जल संरक्षण जो अभियान चलाए जाते हैं, है ना, कैच द रेन अभियान चलाया था अभी, कैच द रेन अभियान, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलिए। अच्छा, घटक वाली स्क्रीन पर, अच्छा घटक वाली स्क्रीन पर, ठीक है, कोई बात नहीं, घटक वाली स्क्रीन पर तो घटक जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जल संरक्षण के अंदर ये कार्य उससे करवाए जा सकते हैं। फिर हम लोग कहें कि स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हम लोग नगर पालिका अधिनियम में ये चीज पढ़ते ही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। फिर लेबर वर्क है, जिसमें घर घर कचरा संग्रहण, जैसे आपके घर पे गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, बस इरादा ही किया है, काम कुछ भी नहीं किया है ना। जनता जो है फिर भी कूड़ा करकट बाहर फेंकती है, आदत में शुमार है, सुधार करनी पड़ेगी आदत में। आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। एक हमारे साथ में एक जो है शिक्षक थे, वो क्लास के अंदर हमेशा लगभग 15-20 मिनट लेट आते थे, और फिर बहाना उनका ये होता था कि आज ट्रैफिक जाम था, आज जो है मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। रोजाना कोई ना कोई उनके लिए एक्सक्यूज जो था वो तैयार ही होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीज उनकी आदत में शुमार हो गई, उनको पता भी नहीं लगा, वो कोई भी क्लास हो वहां पर 15-20 मिनट, आधे घंटे तक लेट तक पहुंचते, और फिर उनका एक्सक्यूज तैयार। फिर वो कहते मेरी कोई गलती नहीं है, बेसिकली वो घर से गलत जो है लेट निकलते थे, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि मेरी जो है वो बुरी आदत वो लग चुकी है ना। तो बैड हैबिट जो है इंसान को पता नहीं लगता कब उसकी जो है बैड हैबिट्स लग जाती है। आप अपने आसपास जो रहने वाले आपके विद्यार्थी, आपकी जो जितने भी मित्रगण हैं उनसे पूछ लिया करो कि यार कोई कमी हो तो बताइए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, फिर है डंपिंग स्थलों पर कचरे को अलग करना, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों की सफाई तथा रखरखाव, नाले नाली की सफाई के साथ साथ निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न कचरे को हटाने संबंधित कार्य, ये किसमें है, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में। फिर है संपत्ति के विरूपण से संबंधित कार्य, देखिए क्या है, इसमें अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अवैध बोर्ड, होर्डिंग, बैनर आदि को हटाने के लिए श्रम कार्य, साथ ही डिवाइडर, रेलिंग, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित पेंटिंग जो है वो शामिल है। कि संपत्ति का विरूपण मतलब ऐसी कोई वस्तु जो कि संपत्ति को खराब कर रही है, उसके रूप, उसके सौंदर्य के अंदर जो है वो कमी कर रही है, उन तमाम चीजों को जो है वो वहां से हटाया जाना, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए अभिसरण क्या होता है। इस योजना के तहत उन लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिनके पास पहले से ही भौतिक घटक है और श्रम कार्य की आवश्यकता होती है। देखिए अभिसरण का मीन्स है कि उसको एक्सपांड करना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में ऑलरेडी जो है वो कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, बस जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति से संपर्क करके उसके इक्विपमेंट जो है वो काम में लिए जा सके, उसको कहते हैं एक्सपांड करना। तो राज्य स्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है, ठीक है, किन लोगों को, जिनके पास में पहले से ही भौतिक घटक यानी कि जितने भी आपके पास में फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद है और श्रम कार्य की आवश्यकता होती है। सेवा देखिए, सर्विस, इसमें गौशालाओं में श्रम कार्य, नागरिक निकायों के कार्यकलापों में मल्टीटास्क सेवाएं, क्या लिखा हुआ है, मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप जो है वो करने में माहिर हो, उसके अंदर। फिर रिकॉर्ड कीपिंग आदि में जो है शामिल है। साथ ही विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य भी जो है वो सेवा के अंदर शामिल है। विविध कार्य मतलब जो भी कार्य रेजिडुअल्स बचे हुए हैं उन कार्य को जो है वो इस रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है वो करवाया जा सकता है। मतलब तमाम कार्य जितने भी बचे हुए हैं उन कार्य को यहां पर करवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सुरक्षा, बाड़ लगाना, चार दीवारी, नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्य, शहरी निकाय की सीमा के भीतर पार्किंग स्थलों का विकास है, उनका प्रबंधन है, फिर आवारा पशुओं को पकड़ना है, उनका प्रबंधन करना है। तमाम कार्य जो है वो किसके अंदर आते हैं, मतलब जो भी काम है सर्विस सेक्टर में, जो भी तमाम कार्य हैं उनको यहां पर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ये योजना कल आपके एग्जाम में आने वाली है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए आगे, शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। क्या ऐसे रीजंस हैं कि बेसिकली उनको सोशल सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है शहरी क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि गांवों के अंदर मैक्सिमम लोगों के पास में सोशल सिक्योरिटी होती है,
उनके पास में जमीन होती है, गांव गांव के अंदर खेत होता है, वहां पर मकान होता है, लेकिन शहरों के अंदर बड़ी समस्या आती है। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता कौन होता है? शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति। व्यवसायों के लिए आकर्षण का केंद्र कहां बनाया जाता है? शहरों के अंदर। सामाजिक पूंजी का केंद्र कहां होता है? शहरों के अंदर। शक्ति का केंद्र कहां पर होता है? जैसे सेक्रेटेरिएट वगैरह बहुत सारे जो है वो कहां पे होते हैं? आपके शहरों के अंदर होते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जो है आवश्यकता होती है। तो ये तमाम कार्य जो है इसके अंदर ध्यान दिया जाता है ताकि शहरी जो क्षेत्र है इसको और अच्छा बिल्डअप किया जा सके। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता जो है वो होते हैं कौन? शहरों में रहने वाले लोग। देखिए, शहरी क्षेत्र देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अधिकांश देशों की तरह भारत के शहरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ज्यादा टिपिकल लाइन नहीं है। भारतीय शहरी आर्थिक उत्पादन में लगभग 2/3 का योगदान जो है वो करते हैं। 2/3 जो है वो क्या करते हैं? उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। मतलब 75% तक शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जनसंख्या के एक बढ़ते हिस्से की मेजबानी करते हैं और प्रत्यक्ष यानी कि एफडीआई के मुख्य प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? शहर होते हैं। ठीक है, वे इनोवेशन यानी कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक भी होते हैं। वहां पे इनोवेशन होते हैं, नई टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस की जाती है, वहां पर उनका अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है आपको? फिर देखिए, व्यवसाय के लिए आकर्षण का केंद्र कौन होता है? शहर होते हैं। तो शहर आर्थिक गतिविधियों के व्यापक विविधता के लिए सामूहिक सामूहिक आकर्षण केंद्र की स्थिति भी रखते हैं। अनुमापी और संकुलन लाभों यानी कि शैक्षिक सुविधाओं की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति आदि के परिणाम स्वरूप शहर व्यवसाय लोगों को आर्थिक जो है वो आकर्षित करते हैं। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास में पॉइंट्स हैं, तत्व हैं, जिन पर शहरों के अंदर जो है वो गौर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट जो है वो हम लोगों को ये बताते हैं कि शहरों पर ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग 2/3 जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, एफडीआई वहां पर आता है। इसके साथ में आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र होता है वो शहर होते हैं। जैसे मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे कई नाम जो है आप लोग सुनते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कौन सा है। ठीक है, चलिए, फिर देखिए, सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल का जो है वो केंद्र होता है। शहर सामाजिक पूंजी का केंद्र होते हैं। वे सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण समूह के मिलन बिंदु है ना, यानी कि जहां पर आके सभी लोग जो है वो आपस में आके मिलते हैं या भिन्न भिन्न विचारों पर चर्चा का केंद्र जो है वो होने की स्थिति भी रखते हैं। ये बात की जा रही है शहरों की। शक्ति का केंद्र होते हैं। शहर निरंतर विस्तार करने वाले शक्ति के केंद्र होते हैं जो कस्बों और गांवों की कीमत पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। शक्ति का केंद्र मतलब कि बेसिकली जितना भी कंट्रोलिंग पावर होता है पूरे राज्य का वो शहर के हाथों में होता है। शहर से ये सारी योजनाएं बनके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाती है। तो तमाम कार्य जो है वो शहरों के अंदर बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग करते हैं। बिल्कुल, भरत मीना भीलवाड़ा जो है वो मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहलाता है। संदीप शेखावत बिल्कुल झुंझुनू से जो है वो आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए 31 अक्टूबर तक आपके लिए जो कोर्स उपलब्ध है वो 449 के अंदर है। उसके बाद में रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर मत कहिएगा आप लोग कि सर आपने जो है प्राइस बढ़ा दी है। 799 जो है फिर बाद में प्राइस हो जाएगी। 2 दिन और बाकी हैं। अगर आप लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं वीडियो कोर्स में पार्ट बी के लिए, तो आप लोग यहां से एनरोल हो सकते हैं। ये 199 वाली टेस्ट सीरीज जो पहले 399 के अंदर थी, अभी 31 अक्टूबर तक 199 के अंदर है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को जो है वो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पार्ट बी पूरा का पूरा, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट जो है 20 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शहरी रोजगार योजना जो है इसका महत्व क्या है आखिरकार। देखिए, रोजगार की हमको आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार की आवश्यकता इसलिए होती है कि क्योंकि हम जो है वो जीना चाहते हैं, मरना तो नहीं चाहते। अगर मरना चाहते तो रोजगार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम जीना चाहते हैं तो जीने के लिए हमको शिक्षा, हमको रोजगार जो है वो
उपलब्ध होना चाहिए। तो जब भी हम लोग एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 21 है, जो कि दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। इसी के तहत यह भी कहा गया है कि किसी भी इंसान को जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लिया है, उसको रोजगार जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो अपनी आजीविका बेहतर तरीके से कमा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो अनुच्छेद 21 हमें यह बताता है कि जीने की स्वतंत्रता सभी के पास में है। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका महत्व क्या है। ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मजबूत करके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करता है। यह शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार देता है। याद रखना, वैधानिक मतलब लीगल राइट देता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गारंटी। इस योजना के अंदर लिखा हुआ क्या है, गारंटी योजना है। तो गारंटी मतलब एक लीगल राइट जो है रोजगार का उपलब्ध करवाता है, और इस तरह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। सर आज आप गुस्से में दिख रहे हो। नहीं, गुस्से में नहीं हूं मैं। गुस्से में क्यों रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अनुपम श्रीकांत रामदेव कह रहे हैं कि सर आप गुस्से में नहीं है, थोड़ी तबियत यानी कि जुकाम वगैरह लग रही थी, है ना। तो क्या है कि ये जो नाक प्रवाहित हो रहा है, तो इस प्रवाहित होते नाक को रोकने के लिए जो है बार बार जो है वो क्रमिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, और क्रमिक रूप से प्रयास करने के अंदर हमारी ऊर्जा जो है वो उसके अंदर क्षीण हो रही है, और क्षीण होती ऊर्जा जो है वो एक सिरदर्द बन जाती है। तो आई थिंक जो है इन घुमावदार शब्दों के अंदर आप मेरी बीमारी को समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, जैसे उदाहरण की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में नई राज्य सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना जो है वो शुरू की। जैसे राजस्थान ने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, वैसे ही मध्य प्रदेश ने भी युवा स्वाभिमान योजना जो है इसका प्रारंभ किया था। अब देखिए इसका महत्व और क्या है। यह शहरी युवाओं के बीच कुशल और अकुशल, आप लोग कह रहे हैं कि सर गुस्से में आ रहे, मैं गुस्से में कुछ भी नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं यार। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि गुस्से में है सर, नहीं, अरे कोई गुस्से में नहीं हूं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए काफी दिनों से जो है क्लास नहीं हो रही है, थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स भी फील कर रहा था। बहुत दिनों से जो है वो ब्रेक नहीं है, तो अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी फील कर रहा हूं। और आप लोगों की जो 1 नवंबर से क्लास शुरू होने वाली है, मतलब परसों से क्लासेस जो शुरू होने वाली है, उसके लिए मैं आपके लिए जो ऊर्जा जो है वो जुटा रहा हूं, ताकि आपको और भी अच्छे से मैं पढ़ा सकूं, है ना। इसलिए उसके लिए ऊर्जा जो है मैं जुटा रहा हूं। ठीक है, तो परसों से जो है वो आपकी 1 नवंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, इसलिए उसके लिए एनर्जी सेव की जा रही है। देखिए, यह शहरी युवाओं के बीच कुशल यानी कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करता है और बेरोजगारी की चिंताओं को दूर करता है। इस तरह के कार्यक्रम कस्बों में बहुत जरूरी सार्वजनिक निवेश ला सकते हैं। ठीक है, जो बदले में स्थानीय मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। शहरी बुनियादी ढांचे यानी कि शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेवाओं के गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इस काम से ये जो रोजगार के अंदर जो व्यक्ति लग रहे हैं, उनसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है कार्य वो करवाए जाएंगे, जिसके तहत कई सारी बुनियादी ढांचा जो है वो निर्मित होगा। सेवाओं के अंदर जो है गुणात्मक सुधार होगा। ठीक है, अर्बन कॉमन्स को बहाल कर सकते हैं, शहरी युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं तथा यूएलबी यानी कि शहरी जो क्षेत्र है उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है वो शहरी रोजगार जो योजना है इसका महत्व है। तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश ने भी ऐसी योजना जो है वो शुरू की थी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग पॉइंट्स को जो है नोट करते जाइएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष मतलब 2022 की बात की जा रही है, 2022-2023 इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके कल वाले टेस्ट के अंदर, है ना। कल वाले टेस्ट के अंदर जो है क्वेश्चन आ सकता है 2022-23 इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम पर 100 दिन का रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा। कहां पर, शहरी क्षेत्रों में। इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। इस योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले
नागरिकों के लिए भी जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी जो है वो शहरों के अंदर भी बहुत सारी है, तो वहां पर उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसको शहरी क्षेत्र क्षेत्र जो है वहां पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के पास, कहां पर, निवास क्षेत्र के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि शहरी परिवारों को जो है संबल प्रदान हो सके। यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार जो है वो होगा। तो ये तमाम बातें जो है इसमें आपको याद रखना है कि 100 दिन का रोजगार है। 2022-23 के अंदर जो है ये योजना लाई गई है। इस वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे। निवास स्थान के पास में रोजगार उपलब्ध होगा ताकि उसके जीवन में जो है सुधार हो सके। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों ने याद किए, बताइए। सर जी आप हमेशा खुश रहो। अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, टेक्नो हब, हाँ बिल्कुल भीलवाड़ा ही है। बजरंग लाल मीणा, मनीषा कुमारी, बहुत अच्छा। तो इतना समझ में आ गया कि आपको ये बताइए, थोड़ी आवाज जो है वो आपको थोड़ी बैठी बैठी से लग सकती है ना, जुकाम लग रही है इसीलिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, सीएम अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के सभी समस्त नगर निकायों में 9 सितंबर 2022, डेट याद रखना, मतलब अनाउंस पहले हो चुकी थी जो है, फिर 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कर दिया है। कब? 9 सितंबर 2022, मतलब पिछले महीने ही अनाउंस पहले हो चुकी थी, लेकिन 9 सितंबर से इसको शुरू करने की बात कही गई, शुरू कर दी गई। इससे पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लागू थी, अब शहरी क्षेत्रों के अंदर 9 सितंबर से जो है इसको लागू किया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुसार, देखिए घोषणा जो हुई है वो किसमें हुई है? बजट के अंदर हुई है। शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी जो है जीवन दायिनी करने में मदद मिलेगी। मतलब घुमा फिरा के बात वही है, बार बार जो है उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पास, यानी कि शहरी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों को 100 दिन का रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन देखिए, जब कोविड का टाइम था, कोविड का जो समय था, उस कोविड-19 के समय के अंदर ये जो 100 दिन था इसको बढ़ाकर 125 दिन भी कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखना आप लोग। है वैसे 100 दिन, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है वो दिनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे कोविड के अंदर 125 दिन ये समय सीमा बढ़ा दी गई थी। ठीक है, यह रोजगार उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यानों यानी कि उद्यान जो है उनके रखरखाव, ठीक है, अतिक्रमण, अवैध कोई बोर्ड होता है, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको हटाने का कार्य स्वच्छता तथा सैनिटेशन के काम में जो है लिया जा सकता है। मतलब इस रोजगार गारंटी योजना के अंदर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर, उनसे तमाम ये काम जो है वो करवाए जा सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोगों ने घटक के अंदर भी देखा है। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत प्रदेश के शहरी इलाकों के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23, ये वर्ष आप लोग जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए जो है वो बजट का प्रावधान किया गया था। नगर निकायों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ध्यान रखना, किसके द्वारा? नगर निकायों के द्वारा। अब तक इस योजना के तहत 2 लाख से अधिक परिवारों के 3 लाख से अधिक लोगों, 2 लाख से अधिक परिवार हैं, 3 लाख से अधिक लोग हैं, उनको पंजीकृत करके जॉब कार्ड जो है वो जारी किए जा चुके हैं। जॉब कार्ड जो है उसमें जारी किए जाते हैं। ठीक है, इन जॉब कार्ड धारक को सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा सभी नगर निकायों के लिए बजट का भी आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत जन आधार कार्ड, याद रखना कौन सा कार्ड है? जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। हो सकता है कि यहां पर केवल आधार कार्ड लिख दे, हो सकता है कि यहां पर आपका पैन कार्ड लिख दे। ध्यान रखना है, जन आधार कार्ड से ही जो है वो आपका क्या करवाया जाता है? रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। कहां पर? नगर निकायों के अंदर। इसके लिए आपका क्या बनेगा? जॉब कार्ड बनेगा। तो जब जॉब कार्ड बन जाएगा तो आपको 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाएगा। लेकिन
कौन से वित्तीय वर्ष के लिए है? 2022-23 के लिए ये योजना जो है वो लागू की जा रही है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? स्टूडेंट लाइफ 800 करोड़, बिल्कुल। मनीषा कुमारी 9 सितंबर 2022। हाँ, स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल। नॉर्मल जो है उनके लिए 25:75। तो 25:75 किस चीज का है? 25 तो है इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, जो भी सामग्री लग रही है, और 75 है उसके वेतन के रूप में। अगर कोई विशेष कार्य जो है कार्य है जिसमें जो है सेमी स्किल्ड या स्किल्ड की जरूरत है, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर ये अनुपात जो है वो पलट जाएगा। वहां पर 75:25 हो जाएगा। 75 किसके लिए? सामग्री के लिए। 25 किसका? उसके वेतन का खर्च। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए फिर देखिए, बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा योजना ग्रामीण के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन करने का घोषणा जो है वो भी की गई थी। तो ग्रामीण के अंदर जो योजना है मनरेगा ग्रामीण, उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन किया गया। लेकिन ये जो गारंटी योजना है, शहरी गारंटी योजना, इसमें भी क्या किया गया था? कोविड के समय 100 से 125 दिन जो है वो किए गए थे। फिर देखिए, 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो भी अतिरिक्त यहां पर दिन बढ़ाए गए हैं वो राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं, इसलिए उनकी वित्तीय प्रबंधन करने की जो शक्ति है वो भी किसके पास में होगी? वो राज्य सरकार के पास में होगी। तो राज्य की संचित निधि से वो पैसा जो है वो वहां पर खर्च होगा। ठीक है, तो ये जो 25 दिन है जो बढ़ाए गए हैं, उनका व्यय जो है वो कहां से किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और 700 करोड़ रुपए जो है ये सरकार की इसमें लागत आ रही है। ठीक है, अच्छा मनरेगा को देखते हैं। मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य का कार्यक्रम जो है वो माना जाता है। किसको? मनरेगा को। किसको माना जाता है? मनरेगा को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा विकास रिपोर्ट 2014 के अंदर, 2014 के अंदर पूछ सकता है कि कौन सी रिपोर्ट के अंदर? तो 2014 की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसमें विश्व बैंक के द्वारा इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का तर्कीय उदाहरण जो है, तर्कीय मतलब एक बहुत ही नायाब उदाहरण जो है वो माना गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। कब? जो डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2014 की, 2014 की, उसमें जो है इसको माना गया है। ठीक है, चलिए जन आधार कार्ड रिजेक्शन होगा 125 डे वर्क, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए आगे, फिर देखते हैं राज्य, जिला एवं निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा। जो भी शहरी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं, उनके काम की निगरानी एक कमेटी के द्वारा रखी जाएगी कि कैसा उन्होंने काम किया है। उस काम को यही कमेटी जो है वो क्या करेगी? पास करेगी। यही कार्य जो है उसको निष्पादित भी करेगी। वह कार्य जो सामान्य प्रकृति के होंगे उनको स्वीकृत करना, निष्पादित करने की सामग्री की लागत और पारिश्रमिक का अनुपात कितना होगा? 25:75 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तथा वह कार्य जो विशेष प्रकृति के होंगे उनकी सामग्री तथा पारिश्रमिक का भुगतान जो है वो होगा 75:25। ये जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ये पैराग्राफ जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए और देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ और विशेषताएं क्या क्या है। एक बार मतलब पूरी की पूरी योजना को जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ जो है वो किया गया। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष यानी कि 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने वाले काम को 100 दिन का रोजगार जो है प्रदान किया जाएगा। हम लोगों ने योजना जो है पढ़ी है, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वो पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इस योजना के संचालन के लिए कितने 800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। मनरेगा योजना को अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के लिए भी क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है,
शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्रों के पास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे शहरी परिवारों को संबल जो है वो प्रदान हो सके। यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों नागरिकों को रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी। इसके माध्यम से जो है वो प्रदेश के नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार भी जो है वो आएगा। बेसिक सी बातें हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं एक बार। देखिए, बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा मनरेगा ग्रामीण के 100 दिन के रोजगार को 125 दिन की घोषणा जो है वो की गई थी। तो 25 दिन जो अतिरिक्त इसमें जोड़े गए हैं उसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए लगभग 700 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। यह योजना एक प्रकार से भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार, किसमें, एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से आपके शुरू हो जाता है और वो चलता है कब तक? 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो चलता है। ठीक है, मनरेगा को 1991 में प्रस्तावित किया गया था एवं 2006 में इसे संसद में स्वीकार किया गया। इस योजना को देश के प्रत्येक जिले में क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक कार्यक्रम जो है वो माना जाता है। मतलब पूरी योजना को हमने एक बार जो है समराइज कर लिया है। ठीक है, चलिए, आपके कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए, योजना बड़ी सिंपल है। योजना को एक बार मैं भी आपको अपने वर्ड्स के अंदर जो है समराइज कर देता हूं। सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि 9 सितंबर 2022 को ये जो योजना है इसको लागू किया गया। मनरेगा की तर्ज पर यह योजना लागू की गई। ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस योजना का नाम है। ठीक है, जो 2006 में नरेगा योजना आई थी, जिसका 2010 में नाम रखा गया था मनरेगा, उसी की तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया। इसमें कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है कार्य की प्रकृति के आधार पर। एक तो सामान्य प्रकृति, एक है विशेष प्रकृति। तो सामान्य प्रकृति के अंदर जो आपकी सामग्री का अनुपात और लागत का अनुपात वो रखा गया है कितना? 25:75। जबकि विशेष प्रकृति के अंदर यही अनुपात 75:25 जो है वो रखा गया है। 75 है किसके लिए? सामग्री के लिए, और 25 है आपका पारिश्रमिक। ठीक है, तो ये अनुपात डिसाइड किया गया है। जब कोविड-19 का समय आया तो इसी योजना को 100 दिन के बजाय 125 दिन जो है वो अतिरिक्त रोजगार जो है वो दिए गए थे दिनों के लिए। ये जो दिन है इनकी काउंटिंग होती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में, और वो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उसको 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं दिया तो उसको बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जाता है। उसके घर के नजदीक, निवास क्षेत्र के नजदीक ही जो है वो रोजगार गारंटी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये योजना जो है वो एक विधिक आपको क्या प्रदान करती है? विधिक संबल प्रदान करती है, यानी कि लीगल राइट देती है, विधिक अधिकार भी प्रदान करती है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है इसकी सुरक्षा इसको प्रदान करती है। राजस्थान सरकार ने जब 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया तो इसका वहन राज्य के संचित निधि से किया, जिस पर 700 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च किए गए। इस पूरी योजना के अंदर जो है 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बात है केवल राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के सभी जिलों के अंदर लागू है, सभी जो है शहरी निकायों के अंदर ये लागू है। देश में बात करें तो देश के सभी राज्यों में, जिलों के अंदर ये योजना जो है वो ऑलरेडी लागू है। ठीक है, इतनी तमाम बातें जो है वो आप लोग को याद रखनी है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? देखिए, पीडीएफ जो है मैं आपको अभी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर इस योजना की पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जो कि आपके कल जो है वो टेस्ट होने वाला है पार्ट बी का, उसमें आपको हेल्प करने वाली है। जो भी विद्यार्थी आज नए हैं वो सुन लीजिए कि अभी यानी कि 31 अक्टूबर तक आपको जो कोर्स मिल रहा है, वीडियो कोर्स, वो 449 के अंदर मिल रहा है ना। 31 तारीख पहले आप लोग ले सकते हैं, नहीं फिर बाद में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा अवसर आएगा जिस समय ये जो है एग्जाम से पहले प्राइस डाउन होगी, है ना। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑफर जो है वो आगे लग नहीं रहा, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी वीडियोस की रफ्तार जो है इस पे कम है ना, रफ्तार जो है अभी कम चल रही है, लेकिन बहुत से वीडियोस जो है उनके अंदर सुधार किया चुका है। पीपीटी जो है सुधारी गई है। अब केवल जो है उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको जो है सेंड किए जाएंगे, और बहुत जबरदस्त जो है उसमें बदलाव भी किया गया है। 199 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
इसके साथ में करंट अफेयर और पार्ट बी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, इसके 120 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज लगेगी, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है, अरे सॉरी 20 टेस्ट जो है वो आपके होने हैं। केवल 199 के अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, और ये ऑफर भी कितनी तारीख तक है? 31 तारीख तक। अब हम लोग बात करते हैं कल की, सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं कल की। कल 30 अक्टूबर है, कल जो है वो 30 अक्टूबर है, और 30 अक्टूबर को लगने वाला है ये वाला टेस्ट। ईओआरओ का टॉपिक वाइज पार्ट बी का टेस्ट कल लगने वाला है, उसमें योजना भी आएगी, ढंग से पढ़ लेना इस योजना को। 30 अक्टूबर को ये टेस्ट जो है वो लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, देखिए ये जो टेस्ट है वो सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएगा, सुबह 11 बजे इस टेस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक एनरोल नहीं किया है, तो वो इस वाली टेस्ट सीरीज के अंदर ईओआरओ टॉपिक वाइज केवल पार्ट बी के लिए जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आप लोग एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए 9887142326 पर, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम जो है वो आप लोग की चल रही हैं, ठीक है। इस नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईओआरओ का जो ग्रुप है उसमें मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी क्वेश्चन है वहां पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दी जाती है लेक्चर्स की, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। अब बताइए शर्मा जी, बिल्कुल आज ही हुई है क्लास, 1 नवंबर से आपकी क्लास जो है वो रेगुलर अब उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। बताइए कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप लोग पूछ सकते हैं। तो कल सुबह जो है वो आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह 11 बजे आप लोग का टेस्ट लगेगा, ठीक है। पार्ट बी टेस्ट सीरीज का अगला टेस्ट 30 अक्टूबर का लगने जा रहा है। पार्ट ए प्लस पार्ट बी का जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसकी आप लोगों को पता है कि एक डेट आगे शिफ्ट की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको 23 अक्टूबर को टेस्ट देने को मौका नहीं जो है वो मिला है, उनका टेस्ट पेपर ओपन नहीं हुआ था, इसलिए 30 अक्टूबर जो है उनके लिए निर्धारित की गई है। हम भी गांव है सर जी, ठीक है, अब जल्दी से गांव से आ जाइए, अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल सुबह 11 बजे आपकी टेस्ट सीरीज के साथ में। आप लोग सुबह जो है 11 बजे टेस्ट दीजिएगा, कल शाम को फिर हम लोग उसका रिजल्ट भी जो है वो अनाउंस करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 11 बजे टेस्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।